हेलो फ्रेंड्स, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन से मैं विष्णु पोरवाल आपको कक्षा 9 की विज्ञान के भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास के लिए आपको जो प्रथम अध्याय है गति, उसके बारे में अध्ययन कराएंगे। बच्चों, सबसे पहले आप ये जान लें कि भौतिक विज्ञान जो है वह विज्ञान की एक शाखा है। पिछली कक्षाओं में आपने विज्ञान की परिभाषाएं पढ़ी हैं। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और आपको बताते हैं विज्ञान क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे विज्ञान को। विज्ञान किसे कहते हैं? व्हाट इज साइंस? तो विज्ञान शब्द का अगर शाब्दिक विशेषण करें तो ये होता है वी और प्लस ज्ञान। वी का मतलब ये हमारा होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, विशेष जानकारी, स्पेशल नॉलेज। स्पेशल नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। विशेष ज्ञान को या विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द जिसको हम साइंस भी बोलते हैं, इस साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्कायर, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्कायर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, टू नो, जानना। लैटिन भाषा के स्कायर शब्द से साइंस की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है मतलब जानना। विज्ञान को मैंने बताया, अगर इसका शाब्दिक विशेषण किया जाए तो ये होता है वी प्लस ज्ञान, विशेष जानकारी, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक परिभाषा आपको और पढ़ाई गई होगी कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान। क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये आपने परिभाषा कक्षा 6 के स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि विज्ञान क्या है। वहाँ आपको बताया गया था कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगर इसका शाब्दिक विशेषण करें तो मैंने बताया है कि विज्ञान शब्द का जो शाब्दिक विशेषण है वो वी और प्लस ज्ञान है। वी का मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब जानकारी, तो विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। अब आइए, विज्ञान को साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्कायर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है टू नो। टू नो अर्थात जानना, अर्थात जानना। आपको कक्षा 9 में विज्ञान की 3 शाखाएं पढ़ाई जाएंगी। पहली नंबर 1 पर आपकी है भौतिक, दूसरी रसायन और तीसरी जीव। ये 3 प्रकार की शाखाएं आपको कक्षा 9 में मिलेंगी, जिसमें हम आपको भौतिक के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम जान लें कि भौतिक विज्ञान क्या है। व्हाट इज साइंस? देखें, भौतिक विज्ञान को फिजिक्स बोलते हैं। ये हमारा है भौतिक विज्ञान, इसको हम फिजिक्स बोलते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? भौतिक विज्ञान क्या है? देखें, भौतिक विज्ञान
विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम, चूँकि भौतिक विज्ञान हमारा विषय है, जिसका पहला पाठ आपका गति है, जिसके बारे में भी आपको बाद में बताऊंगा। इसको बताने से पहले हम ये जान लें कि भौतिक विज्ञान है क्या। व्हाट इज फिजिक्स? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। मैंने भी आपको बताया कि विज्ञान की 3 शाखाएं आप यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री और तीसरी बायोलॉजी। ये 3 शाखाएं आपको 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाएंगी, जिसमें फिजिक्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम ये जान लें कि फिजिक्स है क्या। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। अब यहाँ पर बात यह आई, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, इससे आप क्या समझते हैं? ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, स्वरूप का मतलब होता है आकार, प्रकार। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का आपको कक्षा 8 में पढ़ाया गया होगा। ऊर्जा शब्द क्या है? ऊर्जा शब्द के बारे में पढ़ाया गया होगा। इसको बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? ऊर्जा क्या है? कक्षा 8 में आपने पढ़ा है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अर्थात कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप हैं। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, ये कई प्रकार के हैं। इन सभी प्रकारों का अध्ययन जो है वो भौतिक विज्ञान में किया जाता है। फिर से देखें परिभाषा पर कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, जिसको मैंने अभी आपको समझाया कि ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का मतलब क्या हुआ। नहीं, ऊर्जा बहुत, देखिए आपको यह भी बताया गया है कि ऊर्जा अविनाशी है, ना तो इसे नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसे उत्पन्न कर सकते हैं। केवल एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ऊर्जा के जितने भी स्वरूप हैं उन सभी का अध्ययन भौतिक विज्ञान की शाखा में किया जाता है। तथा द्रव्य और ऊर्जा के बीच, अब यहां पर एक शब्द आ गया द्रव्य। द्रव्य क्या है? देखिए, ये हम 2 अक्षर होते हैं, एक द्रव्य होता है और इससे मिलता हुआ द्रव होता है। यहां पर आप कंफ्यूज होते हैं। द्रव्य और द्रव को समझ लीजिए। द्रव्य को बोलते हैं मैटर और सबस्टेंस, मैटर और सबस्टेंस, और द्रव को बोलते हैं लिक्विड। द्रव्य क्या है? द्रव जो है वो द्रव्य का एक प्रकार है। द्रव्य वह है, मैं आपको पढ़ाया गया होगा कक्षा 6-7 में कि द्रव्य क्या है। द्रव्य पदार्थ की वह है, नहीं द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। द्रव्य वह होता है। इसकी 3 अवस्थाएं आपको कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाई गई होंगी। पहली अवस्था कौन सी है? ये हमारा द्रव्य है और इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी है द्रव और तीसरी है गैस।
ठोस, द्रव और गैस। इसके बारे में आप कक्षा 9 में ही केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे कि द्रव क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। खैर, हमको अपनी परिभाषा पहले समझें आप फिर से कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आप समझ गए ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप क्या हैं, द्रव्य क्या है, और द्रव्य और ऊर्जा के बीच में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब हम अपने बुक के जो सबसे फर्स्ट लेसन है गति, उस पर आते हैं। देखें, गति क्या है। गति और विराम, गति को बोलते हैं मोशन और विराम को बोलते हैं रेस्ट। कौन सी या गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु, मान लिया ये कोई एक वस्तु है, ए है, और लगातार अपनी स्थिति को बदल नहीं रही है। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति को लगातार बदल नहीं रही है, अर्थात समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है, तो इसकी इस अवस्था को विराम अवस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं? विराम अवस्था। यदि कोई वस्तु, मान लिया एक वस्तु ए है, ये समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रही है, तो इसे विराम अवस्था कहते हैं। हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष, जैसे मान लीजिए हम क्लास में अगर बैठे हैं और हमारे आसपास क्या है, फैन है, बेंच है, डेस्क है, दीवारें हैं, अगर उन सभी के सापेक्ष हम कोई अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो उसकी इस अवस्था को विराम अवस्था कहते हैं। दूसरी हमारी है गति अवस्था। कौन सी है? तो यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में बराबर परिवर्तन करती है। मान लिया पहले वो ए पॉइंट पे थी, फिर कुछ समय के पश्चात वो बी पे पहुंच गई, फिर कुछ समय के पश्चात वो सी पहुंच गई, फिर कुछ समय के बाद वो डी पर पहुंच गई। हम देख रहे हैं कि वस्तु जो ए थी वो लगातार थोड़े थोड़े समांतर के बाद अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है, आगे पीछे बढ़ रही है, तो ऐसी अवस्था को गति अवस्था कहते हैं। ये हो गया हमारा विराम और गति। अब हम जानेंगे कि गति के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, गति के प्रकार में, गति के प्रकार, पहला है रेखीय गति। रेखीय गति, रेखीय गति किसे कहते हैं? मैंने बताया आपको, गति वह अवस्था है जिसमें वस्तु अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करती रहती है। उसी का प्रकार है रेखीय गति। रेखीय गति में यदि कोई वस्तु, मान लिया ये वस्तु ए है और एक रेखा में अपनी स्थिति को बार बार बदल रही है, पहले एक सीधी रेखा में यदि वो अपनी स्थिति को बदल रही है या एक रेखा में अपनी स्थिति को बदल रही है, तो इसकी इस प्रकार की गति को रेखीय गति कहते हैं। दूसरा है आपका घूर्णन गति। घूर्णन गति, घूर्णन गति क्या है? यदि कोई वस्तु, इससे पहले हम देख लें कि रेखीय गति में उदाहरण देख लें। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो रेलगाड़ी की गति, रेलगाड़ी की गति, या वर्षा के बूंदों की गति, वर्षा के बूंदों की गति। ये है हमारे रेखीय गति के उदाहरण। अगला प्रकार है घूर्णन गति। क्या है? घूर्णन गति। यदि कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर, मान लिया
ये वस्तु है और ये अपनी अक्ष के चारों ओर घूमती है, तो इसकी इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि लट्टू की गति, लट्टू की गति, लट्टू की गति और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये है घूर्णन गति के प्रकार। फिर से देख लें गति के प्रकार। पहली गति है रेखीय गति। लिखेंगे यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में अपनी स्थिति में बराबर परिवर्तन कर रही है तो उसकी इस प्रकार की गति को रेखीय गति कहते हैं। दूसरी प्रकार है घूर्णन गति। यदि कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर गति कर रही है तो उसकी इस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि लट्टू की गति और पृथ्वी के का अपने अक्ष पर घूमना, ये हमारे घूर्णन गति के उदाहरण हैं। तीसरा है, अगला प्रकार है आपका दोलनी गति। दोलनी गति, दोलनी गति क्या है? यदि कोई वस्तु अपने साम स्थित के इधर उधर गति करे, जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है और इसको हमने पकड़ लिया, ये इसकी साम अवस्था है। अगर ये साम अवस्था के इधर उधर इस प्रकार की गति करे तो इस गति को हम दोलनी गति कहते हैं। उदाहरण के लिए घड़ी के पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, ये हमारे उसमें आ जाएगा। फिर देखें, फिर से एक बार देख लें गति के प्रकार। रेखीय गति, घूर्णन गति, दोलनी गति। और रेखीय गति के उदाहरण हैं रेलगाड़ी की गति, वर्षा के बूंदों की गति। घूर्णन गति में लिखेंगे आप कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ये घूर्णन गति का उदाहरण है। दोलनी गति क्या है? मैंने बताया आपको, जैसे मान लीजिए सरलोलक है, ये कोई आधार है, यहाँ से एक लोहे के टुकड़े को धागे से बांध करके अगर लटकाया जाता है, इस धागे को अगर हम एक ओर खींच के छोड़ दें तो ये इस प्रकार की गति करता है। ये इसकी अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है। और साम्य अवस्था के इधर उधर जो गति होती है वो हमारी दोलनी गति कहलाती है। अगला है आपका आवर्त गति। अगला प्रकार है आवर्त गति। आवर्त गति क्या है? जब कोई वस्तु अपनी स्थिति या अपने पथ को बार बार दोहराती है तो उसकी इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि घड़ी के सुइयों की गति, ये हमारी आवर्त गति का उदाहरण है। ये हो गए हमारे गति के प्रकार। इसके बाद हम देखेंगे राशियां कितने प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की आपके, पहली है अदिश राशियां, अदिश राशियां, और दूसरा है सदिश राशियां। अदिश राशियां कौन सी हैं? वह राशियां, देखिए इसमें लिखा है अदिश। राशियों को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है दिशा और दूसरी होती है परिमाण। अदिश का मतलब अनुपस्थित, दिश मतलब दिशा, यानी वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल
परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशियाँ वह राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऐसी राशियों को सदिश अदिश राशियाँ कहते हैं। देखिए, जैसे दूरी, द्रव्यमान आदि, ये हैं हमारे अदिश राशियों के उदाहरण। दूसरी है सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? सा मतलब सहित, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा भी हो। मैंने बताया आपको अभी कि राशियों को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो सदिश राशियाँ वह हैं जिनमें दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। ये राशियों के प्रकार हो गए। पुनः देख लें एक बार कि दो प्रकार की राशियाँ होती हैं। एक है सदिश राशियाँ और दूसरा है अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं? मैंने एक ट्रिक बताई है आपको। आ का मतलब अनुपस्थित, दिश का मतलब दिशा, जिसमें दिशा ना हो। मैंने बताया आपको दिशा और परिमाण दोनों राशियों को व्यक्त करने में यूज होते हैं, लेकिन जो अदिश राशियाँ होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशियों को अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि लिए दूरी है, द्रव्यमान है आदि, बहुत सारी ऐसी राशियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, जैसे मान लीजिए दूरी को व्यक्त करना है तो हम कहते हैं कि हम 20 किलोमीटर चल के आए हैं, तो वही बात पर्याप्त होती है। हमको दिशा के बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम पूर्व से आए हैं कि पश्चिम से आए हैं कि उत्तर से आए हैं कि दक्षिण से आए हैं। हम किसी भी दिशा से आए हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो चली गई दूरी है वो 20 किलोमीटर है। ऐसी राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। दूसरी है सदिश राशियाँ। वह राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसी राशियों को सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि वेग, विस्थापन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। वेग है, विस्थापन है और त्वरण है। ये सब राशियाँ ऐसी हैं जो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इनको व्यक्त करने के लिए से विस्थापन है। अगर विस्थापन को बताना है तो हम अगर कहते हैं कि हम 5 मीटर विस्थापित हुए हैं अपनी जगह से या अपनी पूर्व अवस्था से 5 मीटर विस्थापित हुए हैं, तो ये प्रश्न बनता है कि किस दिशा में विस्थापित हुए हैं। पूर्व में हुए हैं, पश्चिम में हुए हैं, उत्तर में हुए हैं, दक्षिण में हुए हैं, यानी इसमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी विस्थापन को व्यक्त करने के लिए 5 मीटर परिमाण के साथ साथ हमको दिशा भी बताना पड़ेगा कि हम इस दिशा में इतने मीटर विस्थापित हुए हैं। ये हमारी राशियों के प्रकार हो गए। अब देखिए आगे, अब ये गति पाठ जो मैंने पढ़ाया है, अगले वीडियो में हम आपको दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे। और जो आज पढ़ाया गया है वो आप लोग तैयार करें।